दिया है? करे गाली दिया है ये? दिया है? देखने से कितना भोला भाला लगता है बताओ। वो भी कह रहा है कि दिया है। का ये तो गलत बात है। चला, क्यों गाली दिया तुम? ये बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, सच्ची सच्ची बता दो, अभी तुम प्रूफ है तुम्हारे सामने। एक बार तुरा दाब लेगा तू, उठ पाएगा? अरे बेटा छुट्टी। कहाँ है पीपीटी? लाइव कर दिए? कहां तक हुआ है? चला, बहुलीकरण तक हो गया था, किण्वन से पढ़ाना था, यही ना था? आ जाइए। चला, अगली अभिक्रिया है आपकी किण्वन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? किण्वन अभिक्रिया क्या है? चला, किण्वन अभिक्रिया होता है जब ग्लूकोज को ईस्ट या खमीर की उपस्थिति में, ईस्ट या खमीर की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। किसको? ग्लूकोज को। जैसे ग्लूकोज हो गया, चला C6H12, C6H12O6। जब ग्लूकोज को खमीर या ईस्ट या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, खमीर ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है? जब ग्लूकोज को खमीर, ईस्ट या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। ठीक है? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जाइमेज एंजाइम या ईस्ट या खमीर ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का काम क्या है? या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया की दर को घटा देना, यही ना करता है। तो चला, आपको कहेगा बताइए इथाइल अल्कोहल किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो हम कहेंगे किण्वन विधि द्वारा। इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्मेंटेशन विधि। इथाइल अल्कोहल किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किण्वन विधि द्वारा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्मेंटेशन विधि। ठीक है?
अब चला मामला ये है, कहेगा आपको किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव या एंजाइम की उपस्थिति में, देख लो एंजाइम है यहां, या खमीर क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। खमीर क्या है चला? एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव या खमीर की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी परिघटना को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ऐसी परिघटना को क्या कहते हैं चला? किण्वन। देख लो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट जाएगा इथाइल अल्कोहल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यही घटना किण्वन कहलाती। जल भी निकलता है। अब है एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक उष्मा क्षेपी मतलब हो गया जो उष्मा देता हो। उष्मा क्षेपी मतलब हो गया चला एक्सोथर्मिक, जिसमें ए बी से अभिक्रिया करता है और ए बी प्लस उष्मा देगा, ये हो गया उष्मा क्षेपी। एक होता है उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करता है। उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करता है, ए प्लस बी, हाँ ये ए बी या माइनस उष्मा, या इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस उष्मा इज इक्वल टू ए बी। उष्मा क्षेपी जो उष्मा देता हो, उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करता। अब ये उष्मा प्लस, उष्मा क्षेपी को प्लस से डिनोट करते हैं और उष्मा शोषी को किससे? माइनस। किससे? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। गौर फरमाइएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का क्या होता है? उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो या तो इसको प्लस में इस साइड दर्शाएंगे या उस साइड दर्शाएंगे, तो क्या दर्शाएंगे? एन आ प्लस O2, दिस विल गिव्स NO2 आ माइनस उष्मा। बोलो हाँ या ना? एक लाइन में उष्मा क्षेपी जो उष्मा देगा, उष्मा शोषी जो उष्मा लेगा। लेकिन चला एक जो झोल है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप कहिएगा क्या गड़बड़ है? उष्मा क्षेपी एक उष्मा शोषी, एक उष्मा क्षेपी और एक उष्मा शोषी। ठीक है, तो उष्मा क्षेपी में जो कुछ रिएक्शंस ऐसे आजकल पूछे जा रहे हैं नए ट्रेंड में, जो चला गड़बड़ हो जाएगा, इतना खाली पढ़ा देंगे नहीं बने। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पानी का वाष्प में बदलना, यानी वाष्पीकरण, पानी का वाष्प में बदलना। तो वाष्पीकरण जब होगा तो उष्मा पहले पानी, अगर मान लो ये पानी को वाष्पीकृत होना है, समझ लिया चला, इतना ये करके क्वेश्चन डिस्कशन में हम लोग भी टाइम देके नहीं बता पाते, क्योंकि उसमें 40 मिनट का टाइम चाहिए उसको समझाने के लिए। मतलब और इससे पहले आपको उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी समझाए 5 मिनट, फिर 10 से 15 मिनट इसको समझाए, तब जाके आपको जो है चीजें समझ में आएंगी, तब ना आप समझिएगा। तो हम लोग डिस्कशन में 10 कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए, जो यहां तो दे सकते हैं वहां नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां 40 से 45 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाना होता है। इसलिए चला समझ लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये कभी समझने का मौका नहीं मिलेगा। इसको उष्मा दे रहे हैं, उष्मा लेगा तभी पानी गर्म होगा और गर्म होकर वाष्पीकृत होगा। तो जो गर्म हो रहा है वो उष्मा लेगा, लेकर गर्माएगा, और जो ठंडा हो रहा है उष्मा देकर गर्माएगा, देकर ठंडाएगा। क्या? जिसको गर्मी दे रहे हैं, अभी इसको पानी को वाष्प बनाना है, तो गर्मी देंगे तब पानी वाष्प बनेगा, यानी उष्मा ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है ना। और चला जब ये वाष्प बन जाएगा तो वाष्प से पानी बनाने के लिए फिर इसको ठंडा करना होगा।
बोले मैं नहीं करेगा। तो वाष्प से पानी बनाने के लिए उष्मा ठंडा कि गर्म, यानी उष्मा लेगा कि निकलेगा? चला जी, जो ग्रहण करेगा उष्मा शोषी, और जो त्याग करेगा उष्मा क्षेपी। बुझा दड़ हो ना? बुझल? बताओ अब हमको वाष्पीकरण में उष्मा लेगा कि देगा? लेगा। तो हो जाएगा वाष्पीकरण। बोलो हाँ या ना? वाष्पीकरण है, पानी को वाष्प बनाना, उष्मा देना ना पड़ेगा हो। बोलिए। और वाष्प को पानी बनाना संघनन ना? वाष्प को पानी बनाना, तो वाष्प जब पानी बनेगा तो उसको हम संघनन कहेंगे। तो वाष्प कब पानी बनेगा? जब उष्मा निकालेंगे कि देंगे? तो निकालेंगे, चला इसका मतलब उष्मा क्षेपी। बोला हो राजा? ये बुझा रहे? जहां उष्मा देना है वो उष्मा शोषी, और जहां से उष्मा निकालना है उष्मा क्षेपी। संघनन का मतलब हो गया चला वाष्प से पानी, और वाष्पीकरण का मतलब हो गया पानी से वाष्प। बोलो हाँ या ना? अब जैसे चला चूना और पानी का रिएक्शन, कभी चूना में पानी डाल देना, उष्मा देगा कि लेगा? देगा ना? वेरी गुड, उष्मा देगा। तो हम ये कह सकते हैं चूना प्लस पानी। अच्छा बताओ, अम्ल प्लस पानी उष्मा देगा कि लेगा? जैसे चला अम्ल में पानी डालिएगा, भयानक आग लग जाएगा। बोलन रे? तो अम्ल ये सब चला जो पढ़ा रहे हैं, यही तुम्हारा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम्हारे गांव वाले टीचर और तुम्हारे शहर वाले टीचर में। यही इतने के फायदा हुआ तेरा पटना आके। बस वहां उष्मा क्षेपी है, उष्मा शोषी तो वहां भी होता है। केकरो से पढ़िएगा जो साइंस पढ़ा रहा होगा, उत्तर बता देगा कि उष्मा जो देगा उष्मा क्षेपी, आज जो ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। ये वहां भी होता है। इसको पढ़ना पड़ेगा, यही तुम्हारा इतना सा जो गैप है उसको भरने का कोशिश होगा। अम्ल प्लस पानी, अम्ल प्लस पानी क्या? उष्मा क्षेपी। चूना प्लस पानी उष्मा क्षेपी ना? अब उष्मा शोषी की अगर हम बात करें, चला उष्मा शोषी, ठंडी के दिनों में हम उष्मा ग्रहण करते हैं कि त्याग करते हैं? ग्रहण करते हैं। बोलन रे? हाँ। ठंडी के दिनों में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि त्याग कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं। अगर अभी बाहर का टेम्परेचर चला 25 डिग्री सी है, हम अपने आप को ठंडक हमको कब लगता है? जब बाहर से टेम्परेचर अंदर आता है कि अंदर का टेम्परेचर बाहर जाता है ना? ये गलत कंफ्यूजन है। हमारा शरीर ऑलरेडी 37 डिग्री सी पर है। अब 37 डिग्री सी मतलब समझ रहा है? 37 डिग्री सी अगर बाहर का टेम्परेचर हो जाए, भयानक वाला गर्मी लगना शुरू हो जाए। अभी चला पटना का टेम्परेचर 25 डिग्री सी, 25-27 होगा। कल तो 25 था, क्योंकि कल 25 था। कल गोवा का टेम्परेचर 30 डिग्री सी था, 32 डिग्री सी। हैदराबाद 30 था, पटना उतरे तब 25 था। तो वहां चला जो हमारे शरीर का टेम्परेचर हर जगह 37 था। शरीर का टेम्परेचर हर जगह क्या था? 37 था। तो जब पटना आए तो 37 अब 25 बाहर। तो हमारे शरीर से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में टेम्परेचर का फ्लो होने लगा, तो हमारा शरीर ठंडा होने लगा। हम तापमान उत्सर्जित करने लगे, हम हुए उष्मा क्षेपी। बोलन रे? गर्मी के दिनों में हम उष्मा ग्रहण करने लगते हैं, हाई टू लो में हम वहां हो जाते हैं उष्मा शोषी। ठंडी के दिनों में अभी 25 है बाहर, हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सी। हम अभी उष्मा दे रहे हैं कि ले रहे हैं?
दे रहे हैं ना। और उसी को रोकने के लिए हम कुचालक, उष्मा का कुचालक पदार्थ सब पहने हुए हैं। बोलन रे, वो तो हम हीट में जाएंगे तो बात करेंगे। अभी चला, हमको ही बताओ, ठंडी के दिनों में मानव शरीर क्या होगा? अरे ठंडी के दिनों में हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री C। अब बाहर है चला 25, छेपी की सोसी। अभी चला तुम कैसे स्वेटर पहना हुआ है? मतलब चेन्नई जब हम 3-4 दिन पहले उतरे तो वहां चला इतना गर्मी था कि हमको लगता है लोग जो है एकदम टी शर्ट पहन के घूम रहा था। और गोवा में तो लोग चला नंगटे घूम रहा था। जे मतलब हमको लगता है कि वहां रसियन सब आके अभी रह रहा है। रसिया में चूंकि पुतिन जो है जबरदस्ती सबको सेना में भर्ती कर रहा है, तो रसिया से लोग आके वहां रह रहे हैं। मतलब जो लड़का बुढ़वा ये सब था, वो सिर्फ हाफ पैंट पहन ले है, गंजियो नहीं है देह पर। फुर्र से उड़ के वहां, फुर्र से उड़ के वहां। वो लोग वहां मोटरसाइकिल भाड़ा पर लेता है, वहां मोटरसाइकिल मिलता है रेंट पर कि आप अपने से चलाइए। और एक को सब चला नंग धड़ंग, मतलब अपने शर्म लगेगा। आ एगो होता देहो दशा कारी रहे तो नहीं पता चले, देह एकदम गोर फक फक। आ उ चला जो धूप पड़ता था एकदम लाल लाल, ठीक ना, एकदम समझो कि महालाल। हम एगो देखे ना, जैसे हम घुसे ना तो एयरपोर्ट से उतरे तो एगो मोटरसाइकिल लगा के फुर्र से निकला। हम ऐसे दिखाएंगे माए, वो चला खाली हाफे पैंट पहन लेता, ऐसे नंगटे। ओ मतलब तो यो वहां लड़की से ज्यादा लड़का कपड़ा पहनता है। लड़की वहां हम देखे, वो लड़का था वो चला हाफ पैंट पहन लेता, और लड़की के तो हाफ पैंट नहीं था। महा भयानक वाला गड़बड़ी। मतलब तुम समझो कि महाभयानक स्थिति। हम 1-2 दिन के लिए हम गए थे, एक ही दिन में हम भाग के चले हैं एकदम। तुम ही समझो कि तुमको शर्म लगेगा कि कितना हम गड़बड़ जगह पर आ गए। अभी वहां पर चला खाली रसिया का लोग जो है, लगभग हमको लगता है 50 लाख लोग वहां से विस्थापित होकर के यहाँ आके बसे हुए। 50, वो भी सिर्फ नौजवान, बुढ़वा न, बच्चों न। काहे? क्योंकि नौजवान को चला सेना में भर्ती किया जा रहा है, तो नौजवान लड़का लड़की पति पत्नी जो भी है वो लोग आके वहां रह रहे हैं। वो लोग वहां से पूछे तो चला, वो लोग बोला कि मतलब साफे वो लोग जो है एगो मछली खा लेता है भर दिन में। समुद्र के किनारे है तो मछली तो वहां हर जगह मिलता है। एगो मछली खा लिया, एक पैक लिया, अपना भर दिन जो है वैसे नंगटे घूम रहा है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, ठंडी के दिनों में जो मनुष्य का शरीर होगा, हम चला गए थे अपने काम से, बिग बूस्टर का काम था। बिग बूस्टर के लिए नया डेवलपर हायर करना था हमको चेन्नई में। तो हम सोचे बगले में ही है, एगो फ्लाइट था 1 घंटे का। हम सोचे देखते हैं जाके। सब कहता है गोवा टूरिस्ट प्लेस है, इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस वही है गोवा। लेकिन वहां जब जाओगे चला ना, तो बस 80 रुपया में बियर मिलता है, मतलब दारूमय है पूरा। लेकिन गोवा के लोगों को अलाउड नहीं है। गोवा के लोग वहां पर मतलब किसी भी कसिनो या क्रूज या क्लब में नहीं जा सकते, एंट्री बैन है। यहाँ बिहार में हो जाए, यहाँ खुल जाए क्लब और कहे कि बिहारियों को एंट्री बैन करेगा, मुंह में लाठी ठूस देंगे। अभी हटाओ, जब हम ही ने सुख करेंगे तो रह के की होगा। एगो सबसे बड़ा बात, वहां छोटा वीडियो नहीं बनाएगा। वहां चला मतलब एगो देखे, एगो जगह था जहां पर लोग बैठ के जो है खाना पीना खाते थे। वहां तो सिर्फ दारूमय है, बोले ना, हर जगह तुमको दारू ही दारू मिलेगा। तो वहां अगर उसमें था कि अगर लड़की अकेले उसमें एंटर कर रही है तो फ्री है, 1 रुपया चार्ज नहीं है। और लड़का अकेले एंट्री करेगा तो 7,000 रुपया लेगा। और लड़का लड़की बोथ है तो 5,000 लेगा। हम बोले भाई ये कौन रूल है? लड़की को तो टेंशन ही नहीं है। मतलब ऐसा जगह जगह कोई माई बाप नहीं है। हाँ, लेकिन चला वहां के जो लोग हैं
वो कंप्लीट हाईली एजुकेटेड, और वो इन सब चीजों में नहीं जाते हैं। तो हमको लेकिन वहां समुद्र के किनारे में आप घूमिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो सब शादी ब्याह होगा चला तब जाने का है, हम गलत समय पर चले गए। देखो, ठंडी में मानव शरीर है ना आओ ना, धंधा के टाइम है अभी। ठंडी में मानव शरीर इचला क्या हो जाएगा बताओ, उसमें छेपी की सोसी, छेपी पक्का। आ गर्मी के दिनों में मानव शरीर, जल्दी से लिख लो। गर्मी के दिनों में मानव शरीर, ए चुप जल्दी लिख। चला सोच समझ के आंसर मारोगे तभी लगेगा, कितनों रट लोगे तो आंसर नहीं बना पाओगे। फोटो नहीं खींचेगा, लिखेगा। इस बैच में मराठी है क्या कोई? महाराष्ट्र? तुम घर नहीं गया? वो लोग घर चले गए, रूम पे हैं। कितने लोग चला आउट ऑफ स्टेट हैं, बिहार के बाहर के? ठीक, हो गया। उससे बढ़िया प्लेस चला चेन्नई है। चेन्नई एकदम संस्कारी प्लेस। गोवा में भी जो गोवा के लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। वहां जो बाहर से फॉरेनर सब आके रह रहा है ना, इजराइल, वो सब बर्बाद कर दिया है, भारत की संस्कृति को खत्म कर दिया है। वो लोग मकान ले लेकर रहता है, अभी सबका डर से हालत खराब है। वहां जाएगा सब, पुतिन पागल हो ही गया है, सबको झोंक देगा। हो गया। अरे हुआ? नहीं है, हुआ होगा, आज हो जाएगा। संघनन मतलब वाष्प से पानी में बदलना, तो इसका मतलब उसमें निकालेंगे कि देंगे? निकालेंगे मतलब उसमें छिपी ना हो। चलिए बहुत बढ़िया, निकले। हो गया। कहाँ हुआ तुरंत, अभी आधे हुआ है ना, आज लिख लो। अब चला देखो, तुम ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त कि क्वेश्चन अगर तुमको बनाना है, क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन कह रहा है ये मत समझिए अब वो जमाना चला गया कि जो हम पढ़ा दिए वो पूछिए देगा। इस लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लॉजिक तुम्हारे ब्रेन में डेवलप कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली तो यही पूछा जाता है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन को कथन और निष्कर्ष बनाकर पूछा जाता है। तो आप कथन और निष्कर्ष को समझ पाइएगा तो सवाल बनेगा। आपको क्या कहेगा, देखिए, जो ऊष्मा प्रदान करता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे देगा, कथन हुआ ये, निष्कर्ष दे देगा वाष्पीकरण में पानी से, वाष्पीकरण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें पानी से वाष्प में बदलना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप कहेगा कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या होगा आंसर? चला अगर हम कहते हैं, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, हम बोले चला क्वेश्चन आपको देगा कथन, क्या दे देगा, चला कथन संघनन ऊष्माक्षेपी है, कारण पानी का वाष्प में बदलना
वाष्प में बदलना ऊष्मा शोषी है। देखो, कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है। बोले ये पूछ देगा आगे मास्टर पढ़े हुए नहीं किया था, क्वेश्चन तो चला वही ना है। कथन जो है ये सही है, संघनन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि संघनन में वाष्प पानी में बदलता है। बोले आप पानी का वाष्प में बदलना उष्मा शोषी है, क्योंकि उष्मा लेगा ये पानी, उष्मा लेगा ये पानी, उष्मा लेगा तभी ना वाष्प में बदलेगा। तो चला तो दोनों सही है, लेकिन एक का दूसरे से कोई संबंध है? जैसे हम लोग कहते हैं चाकू मारेंगे तो मर जाएगा, आम मीठा लगता है, वही वाला बात हो गया कि आम मीठा लगता है, ये भी सही है, आज चाकू मार देंगे तो मर जाएगा, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अगर हम कहते हैं चाकू मारे तो मर गया, कथन कारण देंगे क्योंकि चाकू धारदार था, तो कहेंगे कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण। बोलन रे, नहा गया, कारण कैसे गलत है? चाकू धारदार है, कारण गलत है। यहां कथन और कारण सही है, स्टेटमेंट कथन का कारण सही नहीं है। स्टेटमेंट समझो, कथन और कारण सही है। अगर हम स्टेटमेंट देंगे कथन का कारण सही है तो गलत हो जाएगा। आए हाय हाय, तो रीजनिंग वाले मास्टर साहब से ज्यादा रीजनिंग आता है हमरा फंसाओ नहीं। कथन का कारण सही नहीं है, कथन और कारण सही है। बोलन रे, कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं। काट दो तुम, तोरा मर्द बूझते हैं, नहीं तो तू ही जड़ा। अब चला काट के दिखाओ तब ना बुझेंगे। मां कसम, रीजनिंग तू ही एगो पढ़ा है, दीपक सर से पढ़ता जे मन से। आप देखो, एक होता है उत्क्रमणीय, एक होता है जान हमारा अनुत्क्रमणीय। गौर फरमाइएगा, एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और क्या? अनुत्क्रमणीय, ठीक ना। उत्क्रमणीय बोले तो रिवर्सेबल, उत्क्रमणीय बोले तो रिवर्सेबल, ठीक ना चला। अनुत्क्रमणीय बोले तो इरिवर्सेबल। क्या है भाई आपका ट्रेड? तो इसे जाम लगाइएगा, पीछे चलिए, लाइन में लगो। स्टाफ सबने है कि हम तो उल्टा पुल्टा आदमी को देखते हैं, लगता है इनकम टैक्स इतने अभी मार्च अप्रैल के टाइम आ रहा है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब चला कि अगर ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी बना दिया तो ए बी जो है टूट के ए प्लस बी बन जाएगा। बोला रे, जैसे N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 बना देगा तो NH3 टूट करके N2 प्लस H2 भी बना देगा। उत्क्रमणीय रिएक्शन जो होता है चला जी, उत्क्रमणीय रिएक्शन का ये सिंबल है। बोलो रे, की दर्द है? बोलो, दुगना बैलेंस कर देंगे इक्वेशन भाई, तब ठीक है। अनुत्क्रमणीय का ये सिंबल है, या तो ऐसे, इसको या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, वैसे ऐसे लिखते नहीं है। उत्क्रमणीय ऐसे लिखते हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय ऐसे लिखते हैं। ये हुआ एक ही दिशा में डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से इस साइड रिएक्टेंट और इस साइड प्रोडक्ट ना हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। इसमें भी चला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। यानी दर्द पक्का
वीडियो क्यों बना रहा है तू? हमको बोलना तो हम ऑनलाइन क्लास से एक्टिवेट कर देंगे। देखो, ये चला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो उत्क्रमणीय। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, अनुत्क्रमणीय। बोलन रे, अब चिल्ला, अब चिल्ला, अब चिल्ला, गौर फरमाइएगा। उत्क्रमणीय रिवर्सेबल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल दे। ये अभिकारक है, ये क्या दे? प्रतिफल दे, तथा प्रतिफल, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट दे दे। बोलन रे, तो इसे उत्क्रमणीय रिवर्सेबल कहते हैं। देख रहे हैं रिवर्सेबल का साइन यही ना है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल दे। ये जो अभिकारक है रिएक्टेंट, ये प्रतिफल दे किंतु प्रतिफल पुनः अभिकारक नहीं दे, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ उभय अपघटन। उभय अपघटन है डबल। चलो देखो, पहली बार हम जब, आप लोग को शायद बताए भी होंगे, हम जब पहली बार टर्म जाने थे वो गुरुजी से, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अपघटन। डिकम्पोज का मतलब भी होता है टूटना। लाइसिस मतलब टूटना, डिकम्पोज मतलब टूटना। बोलन रे, अपघटन, टूटना, डिकम्पोज, डिसोसिएशन, लाइसिस, ये सब एक के वर्ड है। बोलन रे, अगर दोहरा विघटन हो, दोहरा अपघटन, अविघटन, अपघटन, ये सब एक वर्ड है। विघटन, अपघटन, लाइसिस, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, इस सब का मतलब होता है टूट कर अलग होना। बोलन रे, द्विविघटन मतलब दूगो टूटेगा। कै गो टूटेगा? एक विघटन, एकल विघटन, एगो टूटेगा। बोलन रे, नाम से ही क्लियर है रे जान हमर। कहता है द्वि डबल डिकम्पोजिशन, जब दो पदार्थ टूटकर अपने समूह का आदान प्रदान करता है तब इसी घटना को उभय अपघटन कहते हैं। देखो, दो पदार्थ, एगो NaCl, एगो सिल्वर नाइट्रेट, आदान प्रदान करेगा। ये Cl इसको दे देगा और ये NO3 इसको दे देगा। बोलन रे, तो बना देगा चला NaNO3 और AgCl2। बोलवे ना नहीं करता है। तो द्विविघटन हुआ कि सिंगल विघटन हुआ? कौन विघटन हुआ? अब देखो, उभय अपघटन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन भी चला दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अब देखो, द्विविस्थापन होगा तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक परस्पर आयनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान। पायरीन का उपयोग, पायरीन को ही ना चला CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ओ देखो चला, आग जो है वो तीन प्रकार का होता है, श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D, चार प्रकार का। फायर जो है वो चार प्रकार का होता है। देखो, जैसे वहां ये फायर जो है एक क्लास C होगा, श्रेणी A का फायर, श्रेणी B का फायर, श्रेणी C का फायर, श्रेणी D का फायर। बोलन रे, चला ये सब चीज बूझ जाएगा ना। तो जब यहाँ ये फायर वाला पूरा चेकिंग चल रहा था, मेरे पास आया तो जो आया चला 20 को बात हम ही समझा दिए। तो बोले नहीं सर आप बहुत सही हो, ठीक बोल। सबको अनाधुन फाइन किया। हम बोले फाइन कैसे कर दीजिएगा? नीचे हम जो है CTC फायर लगाए हुए थे। वो बोला कि दिखाइए आप कैसे कहाँ लगाए हुए हैं। तुम देखो ये रूम में भी तुमको 3 गो नजर आएगा, एगो इधर, एगो इधर, एगो उधर।
हाँ एगो इधरो होगा, 4 गो होगा। 3000 स्क्वायर फीट, हर 700 स्क्वायर फीट में एगो होना चाहिए, ये रूल है। तो 7 चौका 2800 स्क्वायर फीट में कै गो है, 4 गो है, ऑलरेडी लगा हुआ है। नहीं तो अगर कोचिंग चलाने वाला जो नॉर्मल आदमी रहेगा तो एगो लगा देगा, वहां दिखा देगा कि देखिए सर लगल है, लेकिन वो चला रूल के हिसाब से गलत है। अगर यहां पर आग लग जाती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे ऊपर मृत्यु का केस चलेगा कि हमने संस्थान में ऐसा नहीं करवाया इसलिए उस आदमी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहते हैं चला 4 श्रेणी की आग होती है। एक होती है ठोस, यहां अगर आइएगा आप, लकड़ी की लगी आग, पेपर में लगी आग, ये कपड़ा में लगी आग, इस श्रेणी ए का आग है। और श्रेणी बी का आग में आइएगा तो पेट्रोल में लगी आग, डीजल में लगी आग, किरोसिन में लगी आग। आज श्रेणी सी में आइएगा तो एलपीजी सीएनजी में लगी आग। आज श्रेणी डी में आइएगा चला जी तो बिजली से लगी आग। समझे कि नहीं? अब चला आपको क्वेश्चन, आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो बहुत आसान है। ठोस, द्रव, गैस, बिजली, जितना भी ठोस में लगी आग है उस श्रेणी ए का आग है, जितना भी द्रव में लगा आग है उस श्रेणी बी का आग है, जितना भी गैस में लगी आग है श्रेणी सी का आग है, जितना भी बिजली से लगी आग है श्रेणी डी का आग। मतलब बिजली के तार में लगी आग श्रेणी डी का था। अब चला ये तीनों जगह पर पानी का उपयोग नहीं करते हैं। बिजली से लगी आग लग जाएगी, पानी डालिएगा? एलपीजी सीएनजी या पेट्रोल से लगी आग में पानी डाल दीजिएगा, आग और क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। इसमें लेकिन चला पानी का उपयोग करते हैं। इसको अगर बुझाना है तो CO2 से बुझाते हैं, CO2 से बुझाते हैं ये दोनों को। पहले इसको लिख लो फिर बतिया लेते हैं। ये समझा कैसे होगा, इसको कभी याद नहीं करना है। ठोस, द्रव, गैस और बिजली से लगी आग। ठोस हो गया श्रेणी ए का आग यानी क्लास ए फायर, श्रेणी बी का आग हो गया द्रव, श्रेणी सी का आग हो गया गैस, और श्रेणी डी का आग हो गया बिजली से लगी आग। जल्दी लिखें, ये चला आपको जानना पड़ेगा, बुक में नहीं है लेकिन फिर भी जानिए आप। आज जुगाड़ समझ गए ना कैसे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। खूब मन लगा के पढ़ो चला, मन धुन 2-3 दिन मस्ती करिए लिया होगा। अभी चला तुम लोग बताए गोवा में या चेन्नई में या पटना एयरपोर्ट, सब जगह चलवा भरल था, कहीं लाइन में नहीं लगे चला। ये बात का हमको बड़ा फक्र है कि लाइन में कहीं नहीं लगे। मेटल डिटेक्टर से जो चेक कर रहा था गोवा में, जैसे उसके सामने खड़े हुए ना, कहता है प्रणाम सर, पहचाने सर? हम तो चला नहीं पहचान, हम जहानाबाद के हैं सर, पढ़े थे सर 16 वाला बैच में। तैयो लेकिन चेक किया, अरे चोट्टा, मतलब तैयो चोट्टा एक एक चीज जो है, मतलब बोल भी रहा था प्रणाम सर, हे सर आपको देख लिए सर, बड़ा अच्छा लगा, आप खुदिया भी रहा था। हमने देखो, हम अपना चाबी गोदरेज के रख ले थे, बोला सर ये की है, हम ले चलो देखबे करेगा, तो दिखा दिया, तो हंस भी रहा था, कहता था सर ड्यूटी न है। मैंने देखो कैसा निर्लज बेशरम है। पटना एयरपोर्ट पे गए चला, देखो विजिलेंस में चला, मैं इंस्पेक्टर था, उचलवा मिल गया। 10 मिनट पहले हम पहुंचे थे एयरपोर्ट, लंबा लाइन लगल था, वो समझो कि बैग नहीं पकड़ा था, जैसे गए ना कहता प्रणाम सर, हमले हमारा काम हो गया। यही तो हम प्रणामे सर तो खोजते रहते हैं, जो हमको लाइन में लगने से बचा देगा। वो चलवा ले गया, सब चीज जो है करवा के 5 से 7 मिनट में हम प्लेन के सामने खड़े हो गए, बहुत आसानी से। वो कर कोपचा दे के ले गया, हमको कहता चलिए सर कोपचा होके लेके चलते हैं, हम मारेंगे इतना मार जोटा,
हमरे डायलॉग हमरे पे मारता है। देखिए, हाँ, जब 2018 बैच का रहेगा तो कोपचा याद नहीं रहेगा ओकरा। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी का। अब चला बुझाना है ना, तो कहां पानी नहीं डालना है तो बुझिए रहा होगा। लकड़ी पे पानी डाल दें, डाल दें, यार बालुओ डाल दोगे तो बुझ जाएगा। ये वो चीज ध्यान रखना, दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सब ऑक्सीकरण है। बिना, अब किसी भी आग को आपको बुझाना है ना तो उसको ऑक्सीजन के से संपर्क उसका तोड़ दीजिए, बोलन रे। उसके लिए चला क्या करना होगा, कंबल उड़ा देना है। जैसे आग लगता है तो लोग क्या करता है, कंबल उड़ा देते हैं। अब आग लगे, चला पॉलिस्टर के ओढ़ना नहीं उड़ा देना, ना मामला गड़बड़ा जाएगा। सूती वस्त्र में आग धीरे से पकड़ता है, बोलन रे, और वो कंप्लीट दहनशील है, दह के जल के राख हो जाएगा। पॉलिस्टर कंप्लीट ज्वलनशील नहीं है, उछला लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जब आप देखते होंगे किसी को आग लग जाता है तो कंबल लपेट देता है। आइया आप सिलेंडर में लगी आग को बुझाते हुए देखे हैं, बहुत आसानी से वो कंबल लेके ऐसे लपेट दीजिएगा, ऑक्सीजन के संपर्क टूटेगा और वो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बोलन रे। तो कहन भिंगा के ही के बोल दिया, माने छोटा भिंगा के करना है। नॉर्मली एक कोई कंबल लो और ऐसे लपेट दो, आग बुझ जाएगा। भिंगा पानी में साफे पागल है कि नहीं, एकदम नहीं करना है। चला भिंगा के नहीं करना है, सीधा कंबल लपेट दीजिए। ये आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन से संपर्क खत्म, मतलब आग कभी जल नहीं सकता। और ऑक्सीजन से संपर्क, लेकिन चला उस पर कंबल लपेटना इतना मर्दों का काम है, इतना आसान है नहीं कि तू अगर पे आग जल रहा लगेगा कि कहीं फूट गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आग उसका गैस निकल रहा है चला तो फूटेगा, जल्दी नहीं, तो तुरंत आप उस पर कंबल लपेट दीजिएगा। या बोरा अगर मिल जाए, वो वाला बोरा बुझिए रहा, सोन वाला, और ले जाके चला लपेट देना है, काम हो जाएगा। क्लियर है। अब चला बिजली से लगी आग में, बिजली से लगी आग में चला कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं आपको, बोलन रे। तो इसी को कथन निष्कर्ष बना के पूछ देगा तो आप बना दीजिएगा। बोलिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बताओ, जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, जो लेगा उष्मा शोषी। अच्छा बताओ, तो पानी का वाष्पीकरण करेंगे तो लेगा कि देगा। अच्छा बताओ, चूना में पानी डालेंगे देगा, अम्ल में पानी डालेंगे देगा ना, पक्का पक्का ना। एक मिनट होल्ड ऑन। कल चला आपकी पढ़ाई हो सकता है, चांस है कि होगा भी, और नहीं अगर होगा तो एक प्रोग्राम रखे हैं हम आप ही के क्लास में, तो डिस्टर्ब भी हो सकता है। क्योंकि कल हम लोग वेलकम बिहार का एक प्रोग्राम इसी क्लासरूम में करने वाले हैं 4 से 5 में। अब उस प्रोग्राम का थॉट क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक आदमी और आएगा जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, जब आएगा तो फिर बात होगा। नहीं नहीं, कौन आएगा फिर अभी यहां से रिवील नहीं कर सकते, जब आएगा तो बात करेंगे। हम लोग चला बिहार में जो अन्य जगह से लोग आ रहे हैं उनका वेलकमिंग कर रहे हैं, ताकि बिहार को ज्ञान की धरती बनाए रखने में हम लोग अपना योगदान दे सके। ठीक है। नवादा जो चला, नालंदा विश्वविद्यालय जो जाना जाता था ज्ञान की धरती के लिए, लोग चला विदेशों से आया करते थे, यहाँ के आचार्य को करोड़ों रुपया देकर ले जाया करते थे वहां पढ़ाने के लिए। तो चला कल का जो प्रोग्राम है ये आउट ऑफ स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का भी प्रोग्राम है। उनको एक छोटा सा मोमेंटो मेरे तरफ से मिलेगा, एक छोटा सा उपहार हमारे तरफ से मिलेगा आपको। और वेलकम टू बिहार कल का थीम रहेगा इस क्लासरूम का, 4 से 5 में, ताकि बिहार में चला जो लोग बिहार आने से डरते हैं उनके लिए बिहार एक सही जगह हम बना सकें, इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकें। इसी के आगे एक कदम हम बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग भी रहेंगे और बहुत सारे जो हमारे जितने भी बैचेस में बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे हैं उनको हम इसी क्लास, आपका जो क्लास है वैसे ही रहेगा, खाली आउट ऑफ स्टेट वालों को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और वो बच्चे भी रहेंगे और कल हम लोग बिहार को ज्ञान की धरती बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है अगर प्रोग्राम नहीं भी हो सकता तो नहीं होगा तो पढ़ाई होगा। ठीक है। इसलिए चला कि कुछ लोग आने वाले हैं, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो टाइम से, तो फिर आपके क्लास में नहीं करके अगला क्लास में करेंगे।